यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से बात की है। रूस के हमले के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से अपील की, यूएनएससी में हमारा समर्थन करे भारत। रूस ने की भारत सरकार के रुख की तारीफ। वहीं रूस ने भारत सरकार के कदम की तारीफ की है। यूएनएससी में भारत के कदम की रूस ने तारीफ की। भारत के स्वतंत्र और संतुलित रुख की रूस ने सराहना की है। भारत के साथ संपर्क में है हम। रूस का कहना है यूक्रेन संकट पर भारत के साथ संपर्क में है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध का जवाब रूस देगा। रूस में विदेशी नागरिकों, कंपनियों की संपत्ति जब्त होगी। अमेरिका, यूरोपीय कंपनियों की संपत्ति जब्त करेगा रूस। वही 4 देशों ने किया है यूक्रेन को सैन्य मदद का ऐलान। यूक्रेन को 200 एयर मिसाइल सिस्टम नीदरलैंड देगा। फ्रांस, पोलैंड और हॉलैंड ने यूक्रेन को सैन्य मदद भेजी है। यूक्रेन संकट पर रूस के मीडिया का बड़ा दावा है। कीव से भागे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, ये दावा रूसी मीडिया का है। यूक्रेन से 219 भारतीय छात्रों का पहला जत्था भी रवाना हो चुका है। देर रात मुंबई पहुंचेगा विमान। हंगरी से भी छात्र रवाना हुए हैं। तो हर पल नई अपडेट यहां मिल रही है। जिस तरह से यूक्रेन और रूस दोनों का रुख किस कदर है और भारत की भी अहम भूमिका इसमें नजर आ रही है। और रक्षा विशेषज्ञ अनुपम जेटली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, जिस तरह से यूक्रेन और रूस अपने अपने दावे कर रहा है, मीडिया वहां की अलग दावे कर रही है, लेकिन भारत के रुख को आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले में? नमस्कार श्वेता जी। नमस्ते। युद्ध के दौरान दोनों देश जो हैं, जो युद्ध में शामिल हैं, वो अपने अपने जन समुदाय का, अपने देश का मनोबल बढ़ाने के लिए कई दावे करते हैं, जिनका जमीनी हकीकत से लेना देना बहुत कम होता है जी। दूसरी बात, रूस इतनी बड़ी सैन्य ताकत है कि यूक्रेन उसके सामने कुछ भी नहीं है जी। शुरू में अमेरिका ने दावा किया था कि हमने 8,500 सैन्य टुकड़ी पोलैंड में प्लेस कर दी है और जरूरत पड़ी तो बाकी भी भेजेंगे, मगर उन्होंने निर्णय लिया कि हम कोई भी सैनिक अपना यूक्रेन की लड़ाई में नहीं उतारेंगे और केवल उनको मदद पहुंचाएंगे हथियारों की। यूक्रेन की बहुत ही तकरीबन 1/10 के हिसाब से 10 हिस्सा छोटी है फौज रूस के मामले में। रूस में 4,311 के करीब युद्ध विमान हैं, जबकि 311 कुल हैं यूक्रेन के पास। तो इतनी असमानता है कि यूक्रेन का कुछ दिनों में ही गिरना तय है। खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन के लीडर शायद वहां से गायब हो गए हैं जी। हो सकता है ना हुए हो। ये रशिया का फिर एक जो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा हो सकता है, ताकि उनकी फौज का और उनके लोगों का मनोबल और गिराया जाए। तो असली सूरत क्या है वो समय के साथ साथ क्लियर होगी। मगर जैसा आपने कहा कि हमारे देश भारत का अब तक बहुत ही समझदारी का और बहुत ही बैलेंस्ड हमने अपना रुख अपनाया है जी। हमने किसी भी एक पार्टी के साथ जाने से इनकार किया है। हालांकि हमारा रुझान रूस की पुरानी मित्रता के साथ दिखता है, इसीलिए यूएन के रेजोल्यूशन में हमने एब्स्टेन किया, वोट नहीं किया। दूसरी बात, मोदी जी ने अभी हाल फिलहाल कल परसों जो बात करी है पुतिन से, वो विश्व के पहले नेता हैं जिन्होंने बात करी कि भी युद्ध का समाधान शांतिपूर्वक और वार्ता के दौरान अनुसार किया जाना चाहिए। इस पर एक डायलॉग होना चाहिए और युद्ध की विभीषक जो विध्वंसक कार्रवाई है उसको रोका जाए। ये बहुत ही अपने आप में एक समझदारी का बयान है और हिंदुस्तान दिखा रहा है कि वो अभी गुट निरपेक्ष है। बिल्कुल अनुपम जी, ये तो साफ है कि भारत यहाँ पर दिखा रहा है कि वो गुटनिरपेक्ष है और क्लियर कट बात भी हो रही है और ये समझदारी वाला कदम है, बिल्कुल इससे माना भी जा रहा है जैसा कि आप भी कह रहे हैं। लेकिन आगे होगा क्या? क्योंकि एक तरफ तो डायलॉग की बात की जा रही है, संवाद यहाँ पर होना चाहिए, शांति सभी चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन स्थितियां बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है। क्या आपको लगता है कि आज नहीं, क्योंकि 4 देश भी है जो सपोर्ट में आ गए हैं, सैन्य सुविधा मदद मुहैया करा रहे हैं यूक्रेन को, ऐसे में आज नहीं तो क्या आपको लगता है कि 2-3 दिन ही ऐसा चल सकता है और आखिरकार में क्या स्थिति हो सकती है अगर इसी ट्रैक पर आगे बढ़ती रही ये बातें? देखिए, यूक्रेन के अंदर रशिया की थल सेना
थ्री प्रॉन्ज्ड अटैक 3 डायरेक्शन से आ रही हैं। जी बेलारूस से अंदर आई हैं, क्रीमिया से आई हैं और साथ में ओडेसा से आई हैं। जी उसके अलावा ब्लैक सी से उसको पूरी तरीके से काट रखा है रशिया की नौसेना ने। जी वायुसेना ने पूरा आकाश जो है उसको उस पर कब्जा किया हुआ है। कई खबरें आई कि इनके ज्यादातर बॉम्बर्स जो है जमीन पर ही खड़े रह गए और बर्बाद हो गए क्योंकि रशिया ने एयर डोमिनेंस किया हुआ था। सूनर और लेटर कितना जल्दी यूक्रेन घुटने टेकता है और गिरता है यही देखना है। जहां तक मेरा अपना खुद का ओपिनियन है जी रक्षा विशेषज्ञ के नाते, जी मुझे लगता है कि कीव पर काबू करने के बाद हो सकता है रशिया अपनी एक पपेट गवर्नमेंट जिसका रुझान रशिया की तरफ, रूस की तरफ हो, उसको वहां पर नियुक्त करे और उसके बाद वो जो है नेगोशिएशन टेबल्स पर यूरोपियन कंट्रीज के साथ आए। यूरोपियन कंट्रीज को रशिया की एनर्जी और फ्यूल चाहिए, बिना उसके वो नहीं रह सकते क्योंकि अगर रशिया $200-250 में उनको जो एनर्जी दे रहा है, अगर वो यूएस या कहीं और से आई तो वो $600 से $1000 के बीच में जाएगी। उन्हें अपने स्वार्थ देखने हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो फ्रांस और जर्मनी खुलकर उतने बयान नहीं दे रहे जितना अमेरिका अभी दे रहा है। और फिर रशिया का होगा नेगोशिएशन टेबल पर कि यूरोपियन सरकारें जो हैं वो नई सरकार को मान्यता दें। फिर आगे उसके क्या होता है, रूस कब विड्रॉ करता है या नहीं करता है, ये समय के साथ अनफोल्ड होगा और तब पता लगेगा। बिल्कुल, यानी आप ये मानते हैं कि यूक्रेन बार बार बोल रहे हैं, उनके राष्ट्रपति ये बोल रहे हैं जेलेंस्की कि हम घुटने नहीं टेकेंगे, हम झुकेंगे नहीं, तो रास्ता निकलेगा कैसे? रक्षा विशेषज्ञ होने के नाते अनुपम जी ये जरूर जानना चाहेंगे। भारत का रुख स्पष्ट है, लेकिन आपकी नजर में ये सब सामान्य कब और कैसे हो सकता है? देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है अगले 1 सप्ताह के अंदर ये लड़ाई खत्म होनी चाहिए और यूक्रेन को सरेंडर करना होगा क्योंकि उनकी फौज जो है काम करने के लड़ाई के लायक नहीं रहेगी। उनके एयरफील्ड इस लायक नहीं रहेंगे कि वहां से उनका कोई जो लड़ाकू विमान है वो टेक ऑफ कर सके। उनकी क्षमता थल सेना की नहीं रहेगी कि वो कोई कार्रवाई ऐसी कर सके जो कि रूसी सेना को ज्यादा देर तक रोक पाए। ये कुछ समय की बात है। रूस की थल सेना, वायुसेना और नौसेना के सामने यूक्रेन ज्यादा दिन नहीं चल सकता। नीदरलैंड्स या बाकी जितने नाटो के कंट्रीज हैं वो उनको इक्विपमेंट तो दे सकते हैं, मगर नए इक्विपमेंट को चलाने की ट्रेनिंग, नए इक्विपमेंट को मैन करने के लिए मैन पावर, ये सब कहां से लाएगा यूक्रेन 5-6 दिन के बाद, ये सबसे बड़ी सोचने की चीज जी। कर्नल अनुपम जेटली जी, बहुत शुक्रिया सर फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए, क्योंकि बेहद अहम मसला है, रास्ता निकालने की कोशिश और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द शांति हो, जिसकी बात हर कोई कर रहा है, संवाद हो सके। बहुत शुक्रिया। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति यहां पर साफ कह रहे हैं कि झुकेंगे नहीं, लेकिन साथ ही साथ भारत से भी वो चाह रहे हैं कि भारत भी सपोर्ट में आए। कई और देश है जो सपोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन 4 देश है जो सैन्य मदद मुहैया यहां पर करा रहे हैं। नीदरलैंड, फ्रांस, पोलैंड, हॉलैंड, ये मदद मुहैया करा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत का भी रुख यहां पर स्पष्ट है। सवाल ये उठता है कि कौन सपोर्ट में खड़ा हो रहा है या कोई विरोध में, ऐसा साफ नजर नहीं आता। लेकिन हर कोई ये जानना जरूर चाहता है और इंतजार कर रहा है कि आखिर ये कब थमेगा, कब शांति होगी, कब संवाद हो सकेगा, कब कोई रास्ता यहां पर निकलेगा। क्योंकि जितना ये आगे बढ़ेगा, जितने दिन और लगेंगे, लोगों की जान जाती रहेगी, फिर वो चाहे किसी भी देश के क्यों ना हो। हालांकि दूसरी तरफ इंतजार जरूर हो रहा है कि वहां पर जो भारतीय फंसे हैं वो फ्लाइट भारत पहुंच सके। देर रात मुंबई पहुंचने की बात यहां पर कही जा रही है। और राजस्थान फाउंडेशन कमिश्नर धीरज श्रीवास्तव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धीरज जी, लगातार फाउंडेशन के द्वारा कोशिश की जा रही है कि राजस्थानियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। अब तक कितनी सफलता मिल सकी और क्या जानकारी और मिल पाई है आंकड़ों को लेकर के, कितने लोग हैं वहां पर? देखिए, अभी रात की जो पहली जो फ्लाइट है उसमें मुंबई पहुंच रही है। उसमें 14 बच्चे राजस्थान से जो है 14 बच्चे राजस्थान के मुंबई पहुंच रहे हैं रात में 9 बजे, और 9 बच्चे दिल्ली पहुंच रहे हैं रात में 2:30 बजे जी कल।
और कल दूसरी जो फ्लाइट है हंगरी से जो आ रही है वो उसमें 17 और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सक्सेसफुल हो गए हैं उनको हम लोग लाने में। तो धीरे धीरे करके अभी हम लोग के जो प्रयास हैं वो जैसे तैसे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जहाँ पे बॉम्बिंग हो रही है कीव और खार्किव वाला जो एरिया है जी, वहाँ पे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते और ना उनको कोई ट्रांसफर, तो और बड़ी स्केरी सिचुएशन है। तो इसलिए हमने उनको एडवाइस किया है कि प्लीज बंकर्स में रहें जी। 1-2 दिन के अंदर जैसे समाधान हो जाएगा तो उनको भी वहाँ से निकालेंगे। बिल्कुल, और धीरे जी इंतजार भी किया जा रहा है कि दोनों फ्लाइट जल्द से जल्द पहुंच जाए, जैसा कि आपने वक्त भी बताया कि दोनों ही फ्लाइट पहुंच जाएंगे अलग अलग तय वक्त पर। लेकिन किस तरह की दिक्कतें आ रही है, संपर्क वहां पर हो पा रहा है और क्या कोशिश यहां पर रहेगी, क्योंकि राजस्थान सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि जो अपने सेल्फ उससे खर्चे से आ रहे हैं, क्योंकि दुगना तिगना वहां पर पैसे देने पड़ रहे हैं, वो भी राज्य सरकार वहन करेगी, एक मदद है। आपको मालूम है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्वभाव है वो बहुत संवेदनशील खुद भी है और उनका जो हैंडलिंग है इस पूरे सिचुएशन की, वो लाइक अ पेरेंट हिमसेल्फ उन्होंने पूरे सिचुएशन को हैंडल किया है जी। और पेरेंट की नजर से कैसा डिसीजन होना चाहिए सरकार का, उस नजर से डिसीजन लिए गए हैं। तो जो लोग वहाँ पे इवैक्यूएशन फी वगैरह की बात आ रही है कि कहीं पर चार्ज हो रहा है और कहीं पर टैक्सी के किराए भी लोग दे रहे हैं जी। तो इस तरीके के जो खर्चे हैं जिनको भारत सरकार ने ऐलान किया था कि वो सारा खर्चा वो उठाएंगे, हमारी एम्बुलेंस से बात हुई थी, उन्होंने भी कहा कि हम लोग रिएम्बर्स कर देंगे, लेकिन भीड़ इतनी है और संपर्क हो नहीं पा रहा है, लोग जाम में फंसे हुए हैं, 50-50 किलोमीटर पैदल चल के वहाँ पहुँच रहे हैं जी। तो ऐसी स्थिति में ये मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ट्वीट करके ये जानकारी साझा करी है कि जो भी अपने यहाँ पे लौट रहे हैं और अपनी जेब से जो खर्चा कर रहे हैं वो सब राज्य सरकार उनको रिएम्बर्स करेगी। जी बिल्कुल धीरज जी, राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा भी लगातार अपडेट यहाँ पर मुख्यमंत्री भी ले रहे हैं, लगातार संपर्क में भी हैं। अब जैसा कि आपने भी जानकारी दी 2 फ्लाइट पहुंच रहे और इसमें से राजस्थान के जो लोग हैं, क्या उन्हें घर तक पहुंचाया जाएगा राजस्थान फाउंडेशन के द्वारा या दिल्ली मुंबई से वो खुद ही? एब्सोल्युटली, लाइक वी हैव डन इन द पास्ट, यहाँ दिल्ली और जयपुर में जो स्टूडेंट आए थे उनको बाकायदा घर तक पहुंचाया जी। और कोटा कलेक्टर से और जो संबंधित क्षेत्र के जो कलेक्टर्स हैं उनसे मैंने बात करके उनके आगे तक की जो है व्यवस्था सुनिश्चित की है। बॉम्बे में भी एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क हम लोगों ने बना ली है, वहाँ पे 4 स्टाफ फ्लाइट के टाइम पे अवेलेबल रहेंगे लोगों को रिसीव करने के लिए, असिस्ट करने के लिए। रात में उनको राजस्थान हाउस रुकवाएंगे बॉम्बे में और वहाँ से फिर उनको ऑनवर्ड जर्नी का चाहे फ्लाइट या ट्रेन जो भी अवेलेबल होगा वो सारा राजस्थान सरकार के खर्चे पर, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उनके निर्देश है, उनकी पालना होगी। बिल्कुल, और धीरज जी प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है और आपके जरिए दुरुस्त जानकारी भी मिल सकेगी, अभी और कितने लोग हैं राजस्थान के जो वहां पर फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने की कोशिशें क्या है? 2 फ्लाइट तो आ रही है जिसमें 20 से 25 राजस्थानी हैं, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, क्या डेटा आप लोगों के पास है? देखिए, हमारे पास में जो विभिन्न सोर्सों से जो जनप्रतिनिधि भी हैं, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, सबके माध्यम से उनके क्षेत्रों की सूचना आ रही है, पेरेंट्स हमारे से संपर्क कर रहे हैं जो। इसके अलावा हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जिसके माध्यम से हमारे पास स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आ रही है और गूगल फॉर्म हमने एक फ्लोट किया था जिसमें वो अपना डिटेल भर के हमें भेज रहे हैं। तो ऐसे करके हमने 450 स्टूडेंट्स का अब तक एमईए से टेकअप कर चुके हैं और उनकी पूरी लोकेशन के साथ में हमने उनको सूचना शेयर की है। ये इस यूनिवर्सिटी के बच्चे इस एरिया में यहाँ पर स्टक हैं और जैसे जैसे एमईए उस एरिया में ऑपरेशन उनका स्टार्ट होगा उनको निकालने की कार्रवाई जारी रहेगी, ये प्लान है। जी जी बिल्कुल धीरज जी, कोशिशें रंग ला रही हैं और पूरी तरह से 100% यहाँ पर कामयाबी मिल सके, ये हम भी उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया धीरज जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। तो लगातार कोशिशें जारी है, लेकिन ये जो 2 फ्लाइट आ रही है, पहली मुंबई पहुंचेगी और दूसरी फ्लाइट रात 2:30 बजे करीब दिल्ली पहुंचेगी और इसमें करीब 20 से 25 राजस्थानी बताए जा रहे हैं जिन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी राजस्थान फाउंडेशन की होगी और वो इंतजाम भी किए गए हैं। इंतजार इन फ्लाइट के लैंड होने का है। और चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।